guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पॉवर्टी एंड सोशल सेक्टर। ये इसका पार्ट 1 है और हम इसको 3 से 4 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इन चीजों की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। बात यह है कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बारे में हम जानेंगे। तो भारत में पॉवर्टी का मतलब यह है कि जब बेसिक चीजों को आपके लिए करने के पास आपके पास पैसे ना हो। समझिए इस बात को और सही तरीके से कि जो आपका मिनिमम बेसिक कंजम्पशन लेवल होता है, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम कुछ आटा दाल चावल जरूरी है ना। तो जो ये वाला सीन होता है, तो ये आप जब पूरा ना कर पाओ तो ये गरीबी के अंदर आता है हमें। तो इसे आप कह सकते हो कि ये डिफाइन किसने किया था, पॉवर्टी को किसने डिफाइन किया था। पॉवर्टी की डेफिनेशन अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं तो पॉवर्टी इज डिफाइंड एज अ मिनिमम बेसिक कंजम्पशन लेवल एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और ये डिफाइन करा गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा हमारे इंडिया के अंदर कि भाई मिनिमम कैलोरी इनटेक एक इंसान को दिन भर का काम करने के लिए मिनिमम जितनी कैलोरी की जरूरत होती है वो पॉवर्टी के अंदर आती है चीजें। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है ये समझिएगा। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखिए एक ऐसी कंडीशन है जहां पे कैलोरी इनटेक, जो आप कैलोरीज खाते हैं ना, है ना, सुना होगा आपने कि आई एम गोइंग टू बर्न माई कैलोरीज। जब ऐसा कुछ होता है ना, जो कैलोरी इनटेक होता है, कैलोरी हमारे खाने में होती है, तो समझिए जब 2400 कैलोरीज से एक इंसान कम खाता है, समझ रहे हैं, एक दिन में रूरल एरियाज में, और 2100 कैलोरीज से मतलब 2100 कैलोरीज से पर पर्सन जो कम खाता है अर्बन एरियाज में, तो कहते हैं उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ये जो मार्जिन रखा गया है वो 2400 रखा गया है रूरल एरियाज के लिए, गांव वगैरह के लिए, और 2100 रखा गया है अर्बन एरियाज के लिए। क्लियर है? जब इतने अमाउंट से कोई कम खाता है तो उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर लिया जाता है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक जो है, इन्होंने भी अपनी खुद की यूनिवर्सल डेफिनेशन बनाई है पॉवर्टी के ऊपर, है ना, कि एक इंसान अगर पर पर्सन कंजम्पशन अगर किसी इंसान का $1 पर डे से कम है, यूएस डॉलर, जो $1 होता है यूएस का, उससे अगर $1 से $1 से भी कम अगर उसका खर्चा है, ठीक है, तो वो पॉवर्टी के अंदर आ रहा है। तो मिनिमम $1 तो एक इंसान खर्चा करे, और ये वर्ल्ड बैंक ने यूनिवर्सल डेफिनेशन बनाई। तो हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको बताया, पॉवर्टी आपको बताया। अब रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है भाई? देखो, ये is across difference in income levels of rich and the relative poor. Even by this crude definition of planning commission of absolute poverty, ये माना गया है, इतनी खतरनाक देखिए डेफिनेशन बनाई है प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी की, कि इंडिया में अगर मिनिमम लेवल ऑफ जो इनटेक जरूरत है एक इंसान को लेने की, अगर वो नहीं ले रहा है तो मतलब वो गरीब है। तो इतनी डेफिनेशन के होने के बावजूद ये माना गया है, समझिएगा, कि 230 मिलियन लोग जो है वो बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। मतलब पॉवर्टी की ये लाइन है, समझो कि इस लेवल पे अगर आप नहीं आते हो तो आप गरीब हो। तो माना जा रहा है, इतना नॉर्मल लेवल भी रखा गया है, उसके बावजूद 230 मिलियन लोग जो है वो इस लाइन के नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पे ऐसे लोग हैं जो रोज का खाना तक नहीं खा पा रहे, है ना। तो डेफिनेशन जो वर्ल्ड बैंक की है उसके हिसाब से जो नंबर्स हैं वो धीमे धीमे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसा मान रहा है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा लोग हैं जो बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब जितने लोग यहाँ पे गरीब है ना बच्चों, जितने लोग इस पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं ना, उतने पॉपुलेशन तो यूएस में भी नहीं है, उससे कम पॉपुलेशन यूएस की। समझ रहे हैं? मतलब जो यूएस की पूरी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। समझ रहे कितनी ज्यादा हो गई। अगर हम देखिए हमारी कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे ये गरीबी बहुत ज्यादा है, तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसमें अगर आप सारी स्टेट्स का मिला ले तो करीब 50% गरीब जो है वो इन्हीं स्टेट से है। तो ऐसा कुछ है पॉवर्टी के बारे में। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, और 60 साल हो गए, 70 साल हमारी इंडिपेंडेंस के
होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि भाई 70 सालों में भी पॉवर्टी है, आज भी है। इतनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस आप देखते हो ना एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितनी, और हमने बार बार ये चीज पढ़ी भी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी पॉपुलेशन हमारी इन्वॉल्व है और उससे सिर्फ जीडीपी में आउटपुट इसका बहुत कम है, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो इतनी जो जनता है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि उनके पास इतना लिटरेसी नहीं है, उतनी चीजें नहीं है कि वो आए और दूसरी चीजों में अपना इन्वॉल्वमेंट कर सके, है ना। और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि भाई इतना आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, इतने लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, जमीन इतनी लोगों के पास जो है नहीं है ना, स्मॉल फार्मर्स वगैरह हैं जिनका कोई इनकम सपोर्ट नहीं है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट और जगह पे अवेलेबल नहीं है तो बेचारे क्या करते हैं कि बस जाके एग्रीकल्चर में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये सारी वजहें हैं कि हमारी डिपेंडेंस जो है वो एग्रीकल्चर की पे बहुत ज्यादा है आज भी, इतने सालों के बाद भी। तो अब ये बात नहीं है कि किस तरीके से हम गरीबी को मेजर करेंगे, है ना, कि भाई कैसे मेजर करना है ये नहीं देखेंगे, बट मेन बात ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी हम अपने आप को इतनी बड़े लेवल की पॉवर्टी से बाहर नहीं निकाल पाए। इतनी स्कीम चलाती है सरकार, इतने सेक्शंस के लिए इतनी स्कीमें हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बावजूद भी हम इस पूरे जो ट्रैप है उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो बस पॉवर्टी की मैंने आपको ये डेफिनेशन यहाँ पे समझाई कि आखिरकार भाई ऐसे प्लानिंग कमीशन ने क्या बताया है, वर्ल्ड बैंक की नजर में क्या डेफिनेशन है। आगे बढ़ाते हैं और सोशल सेक्टर की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, सोशल सेक्टर और जो पॉवर्टी है, मतलब सोशल सेक्टर और जो गरीबी है, ये आपस में मिली जुली। आप ये कह सकते हो इनमें से ज्यादातर वो चीजें हैं, वो ऐसे लोग हैं जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और साथ ही साथ ऐसी पॉपुलेशन का एक ऐसा जो है वो हिस्सा है हमारे देश की जनता का, ऐसी है पॉपुलेशन का जो कि आपका जो डेवलपमेंट से परे है, डेवलपमेंट से अभी भी वो बाहर है, जिसमें ऐसे लोग आते हैं जिनको प्रिविलेज नहीं मिली गई है, हमेशा बचा हुआ माल पा रहे हैं, गरीब हैं, बैकवर्ड हैं, SC ST हैं। तो ऐसे लोग इसके अंदर आते हैं जिनको हम लोग सोशल सेक्टर की स्कीम सरकार प्रोवाइड भी करती है। इनके पास जमीन नहीं है या बहुत ही छोटे लेवल पे फार्मर्स हैं, गरीबी है इतनी की जमीन ज्यादा नहीं है, और ज्यादातर वही इनफॉर्मल सेक्टर में ये देखते हैं डेली बेसिस पे जो उनको थोड़ा बहुत मिल जाता है उससे कमाते हैं, खाते हैं और रहते हैं। इनको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, लोग आते हैं इनका यूज करते हैं, इनको बदले में उतना पैसा नहीं देते जितना इनकी मेहनत होती है ना, लोग दबा के रखते हैं, है ना, इनका कोई आवाज ये उठाते हैं तो लोग चुप करा देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए इनकी हालत सबसे ज्यादा खराब होती है। तो ऐसे जनता का हिस्सा इसके अंदर आता है। तो हमने पहले भी देखा कि भाई इन्होंने बहुत झेला, बट आज की डेट में अगर देखें तो सरकार क्या करती है, सरकार ने बहुत सारे सोशल सेक्टर्स स्कीम लेकर आई है, बहुत बड़े लेवल पे चीजों को कवर करने की कोशिश करी है अपनी कुछ चीजों से, जैसे कि जिसके हम एक एक करके पढ़ेंगे, ब्रॉड टारगेटिंग के थ्रू, नैरो टारगेटिंग के थ्रू और सोशल सिक्योरिटी के थ्रू। तो काफी कुछ सरकार ने इसको करने की कोशिश करी है। अब हम यहाँ पे एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ब्रॉड टारगेटिंग को समझते हैं क्या है। तो देखिए ब्रॉड टारगेटिंग के अंदर क्या है, ब्रॉड टारगेटिंग मतलब बहुत बड़े लेवल पे टारगेट करना। तो इसके अंदर क्या होता है, सरकार ऐसे ऐसे प्रोग्राम को लेकर आती है, उसके अंदर एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आई, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स लेकर आई, है ना। तो ऐसे लेकर आती है जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो कंट्री का, कंट्री को डेवलप करा जाए, एक बड़ा अम्ब्रेला प्रोग्राम हो जाएगा, उसके नीचे छोटे छोटे और प्रोग्राम शुरू कर दिए जाएंगे ताकि भाई कंट्री का डेवलपमेंट हो। जैसे कि आइए हम आपको कुछ बताते हैं, समझिएगा गौर से। जैसे कि इंदिरा विकास योजना, सर्व शिक्षा अभियान चला था, मिड डे मील की स्कीम चली थी, समझ रहे हैं, ये सब इसी के अंदर आ रही है। और भी कुछ की बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा, आप जानते हो, टोटल सैनिटेशन कैंपेन चलाया गया था। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन काफी फेमस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज काफी फेमस है, इसके अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आता है, और राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम भी इसके अंदर आती है। तो ये ब्रॉड टारगेटिंग है जिसके अंदर ये स्कीम्स को लाया गया है। तो आप ये समझिए जितनी भी मैंने आपको बताई, इसके अंदर जो मनरेगा मैंने बताई, ये सबसे ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सरकार का, और ये नेशनल लेवल पे चलाया जा रहा है। आपको पूरे वर्ल्ड पे ऐसी स्कीम कहीं नहीं दिखेगी जो ये प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में है, समझ रहे हो आप। ये एक ऐसी स्कीम है ना, ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर होता क्या है कि 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। इस स्कीम के अंदर साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, है ना। और इसके अंदर क्या होगा कि भाई ये स्कीम इंप्लीमेंट करी जाएगी सारे डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री की हर जगह देखने को मिलेगी,
तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात है, जिससे हम थोड़ा सा गरीबी को कम कर सकते हैं। जिन लोगों के पास बिल्कुल ही एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इनके लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है कि 100 दिनों का गारंटी कराता है एम्प्लॉयमेंट। और इसी के रेट को लेके बात भी कर चला करती है कि भाई इनकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए, है ना, इतना एम्प्लॉयमेंट का इतना पैसा होना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर बात चलती है, लेकिन मेन मुद्दे वाली बात है वो यही है कि 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। हर डिस्ट्रिक्ट में ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है, और औरतों को भी प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पे वुमेन को काफी प्रेफरेंस दी जाती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। तो समझ रहे हैं ना, इस स्कीम के अंदर कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई आपको मिडिल मैन इस स्कीम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा। डायरेक्टली इसे कौन इम्प्लीमेंट करता है? जो ग्राम पंचायत होती है, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करती है। और जो भी पैसा मिलता है, जो भी काम करने वाले को जो भी वेजेस प्रोवाइड करी जाती है, वो सीधा बैंक अकाउंट में जाती है, जो कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे प्रोवाइड करा जाता है। तो बैंक में आएगा तो कोई बिचौलिया उनसे जो है पैसा भी नहीं लूटेगा। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनको ये है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस थे। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को क्या कहते हैं? बेरोजगारी भत्ता। आपने सुना होगा ये नाम काफी ज्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दें 1/3 ऑफ द वेजेस का। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट ये 15 दिनों के अंदर नहीं दे पाई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए कि किसी को इंसान गया, उसने अप्लाई करा जॉब के लिए, और 15 दिनों के अंदर मान लीजिए कि नहीं दे पाती है जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको काम, ऐसे इंसान को, तो इनको 1/3 मान लो अगर 150 रुपए बन रहा था उसकी वेज का, तो इनको 50 रुपए उस इंसान को देने पड़ेंगे बेरोजगारी भत्ता, जैसे वो बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पे। ठीक है, स्कीम पूरे ये हैज बीन ग्लोबली लॉडेड एज वन ऑफ द मोस्ट वेल इंटेंडेड स्कीम फॉर द सोशल सेक्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। काफी वर्ल्ड में फेमस रही, और कहा जाता है ये बहुत ही अच्छी स्कीम है पूरे वर्ल्ड में सोशल सेक्टर को लेकर, वन ऑफ द वेरी गुड स्कीम। अब देखिए, कुछ स्कीम में इतनी तारीफें करनी है तो कुछ खराबी भी है ना। अब स्कीम की अगर हम बात करें कि ऐसा फील होता है कि ऐसी स्कीम जो है वो डैमेजिंग होगी लॉन्ग रन में, क्योंकि मिनिमम वेजेस बाय रनिंग अप द पुशिंग अप द मिनिमम वेजेस एंड इंक्रीज कॉस्ट इन द एग्रीकल्चर एज वेल एज अर्बन एरियाज। इसमें क्या है कि देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि स्कीम अगर हम देखें तो ये अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, ठीक है, तो ये दिक्कतदायक हो सकती है, क्योंकि हम पुशअप कर रहे हैं यहाँ पे मिनिमम वेजेस को। यहाँ पे कॉस्ट एग्रीकल्चर की बढ़ रही एज वेल एज अर्बन एरियाज की बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा कि ये प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है ना। अब इससे क्या होगा कि माइग्रेशन हो सकता है, लेबर ना करे, इधर से उधर ना जाए, है ना। इन्फ्लेशन जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ये सब भी चीजें बढ़ सकती हैं यहाँ पे। तो कुछ इसकी ऐसी बुराई है, लेकिन कुछ खास ऐसी बुराई नहीं है कि जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। तारीफ ज्यादा है अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो, है ना। बस मिनिमम वेजेस वगैरह का थोड़ा सा इशू आता है कि भाई एक इंसान को इतनी तो पैसा दिया ही जाए कि उसका जो है रोजमर्रा का काम हो जाए। तो ये कुछ था ब्रॉड टारगेटिंग। अब इसके अंदर सरकार लेकर आती है नैरो टारगेटिंग को भी। नैरो टारगेटिंग में क्या होता है कि सरकार जो है वो नैरो टारगेटिंग इस तरह से लाती है कि वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, कैसे? आपका यही मनरेगा के थ्रू, प्राइमरी थ्रू महात्मा गांधी नरेगा। उसके बाद दूसरी अगर हम बताएं दूसरी अगर हम बताएं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम पर्टिकुलरली किससे लेकर आती है? स्वर्ण जयंती ग्रामीण सह रोजगार योजना, है ना। ये गरीबों के लिए है आपका रूरल एरियाज में। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो शहरी लिखा हुआ है तो ये आपका अर्बन एरियाज के लिए है। समझे, दो स्कीम आ रही है। पहली स्कीम आ रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर स्वर्ण जयंती ग्रामीण सह रोजगार योजना, तो ये ग्रामीण वालों के लिए है, गांव वालों के लिए। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये आपके अर्बन एरियाज के शहरी शहर वालों के लिए। और तीसरी इसके अंदर एक नैरो टारगेटिंग में आती है फूड सिक्योरिटी। कैसे करते हैं ये? TPDS के थ्रू, AAY के थ्रू, अन्नपूर्णा स्कीम्स वगैरह जो होती है ना, उनके थ्रू सीनियर सिटीजन के लिए, तो इनसे थ्रू जो है वो खाना वाना प्रोवाइड करा जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में इसका जो थर्ड पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी, वहां से कंटिन्यू करेंगे अपन। तो उसमें सारी स्कीम्स कवर कर लेंगे, इसलिए मैंने इस पार्ट को छोटा ही रखा है, अलग अलग करने का कोई मतलब ही नहीं था। So thank you so much for watching. If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe my channel Sirf IAS, and please share your views in the comment box. If you want to join my channel, you can press the join button and enjoy the various perks. You can watch these videos on Facebook also. It is by the name of Sirf IAS. You can like the page and watch these videos there also. And other links like Twitter, Instagram, Telegram, all are in description box. If you want to follow me any of them, just click the link. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.